वेलकम टू द लर्निंग वर्ल्ड एंड लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। यहाँ पे हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपने पहले टॉपिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी क्या हुआ है, इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट टाइम ये 1921 में फॉर्म हुई थी। तो 1921 में फॉर्म हुई और हम हैं 2021 में। तो 100 ईयर्स सेंटेनियल सेलिब्रेशन के तहत इसका सेलिब्रेशन हुआ और अब ये न्यूज़ में थी। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया यूपीएससी के लिए। तो हम जानेंगे अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मेजर फंक्शन, इसके इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, इश्यूज, वे फॉरवर्ड। तो आइए पहले जानते हैं कुछ पीएसी के बारे में, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। तो ये एक ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। 1921 में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। इसे और क्या कहते थे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1999 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसका दूसरा नाम भी एक था, वो क्या है। सो इस कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में, ओके। पूछ सकते हैं कितने मेंबर्स होते हैं, कितने राज्यसभा से, कितने लोकसभा से। सो 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। और इसका चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है इसका स्पीकर। कुछ यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें हैं जो शायद ना पूछी जाए यूपीएससी से, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आई विल टेल यू क्या है वो। WM हेली जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके। भूपेंद्र नाथ मिश्र जो थे वो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे इसके। और जो लास्ट प्रेसिडेंट थे इसके वो लियाकत अली खान थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको एक बार सुन के रखना है क्योंकि ये अगर आ गया तो फिर आप लगा सकते हो इजली। 1966-67 तक की बात करें तो चेयरमैन जो होता था कमेटी का, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी से हो सकता था। बट अभी क्या है कि चेयरमैन जो है वो रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है और अपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है, कैन बी फ्रॉम बोथ। सो नेक्स्ट थिंग इज, ये बॉडी ईच ईयर कॉन्स्टिट्यूट होती है, हर साल इसे कॉन्स्टिट्यूट करती है पार्लियामेंट। काम क्या है इस बॉडी का? एक्सपेंडिचर, एनुअल फाइनेंस अकाउंट, अदर अकाउंट्स, इन सबको देखने का, इसको इसका अप्रोप्रिएशन करने का, जो भी ये सब काम है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर आता है। तो अब हम जानेंगे मेजर फंक्शंस के बारे में इसके। पर उससे पहले कुछ अदर कमिटीज़ हैं जो इससे रिलेट करती हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो अगर एस्टिमेट्स कमेटी की बात करेंगे तो सीधा है, एस्टिमेट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 1950 में सेटअप हुई थी। 1956 में इसके मेंबर्स जो थे वो इंक्रीज कर दिए गए थे 30 तक। किसके? एस्टिमेट्स कमेटी के। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात करेंगे, ये कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे फॉर्म की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। और 1974 में इसके मेंबर्स 22 कर दिए गए थे रेस करके, जो पहले 15 हुआ करते थे। इसमें भी 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। दोनों के ही चेयरमैन को स्पीकर नियुक्त करता है, मतलब कि स्पीकर अपॉइंट करता है। बट चेयर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए सिर्फ लोकसभा से होता है वो चेयरमैन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजर फंक्शंस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सो मेजर फंक्शंस क्या हैं? तो मेजर फंक्शंस में स्क्रूटनी करना इसका काम है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स जो भी होता है, स्क्रूटनी किया, एग्जामिनेशन किया अकाउंट का, ये सब इसके अंडर में आता है। रेगुलराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट करता है, देखता है कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर लगा है, कुछ गलत तो नहीं है। और कुछ अदर्स भी इसके हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इस हेड के अंदर बात करें, स्क्रूटनी एंड एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, तो ये पहले स्क्रूटनी करते हैं और उसके बाद कैग जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कैग के बारे में आपको इन्फो अगर जो भी पता है या फिर सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, तो ये जो भी इन्फो कलेक्ट करते हैं वो कैग को देते हैं। और ये एग्जामाइन करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, स्टेट कॉरपोरेशंस के भी, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स का जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उसकी भी स्क्रूटनी करते हैं। प्रोजेक्ट्स, ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो हैं उनका भी ये देखते हैं। सो इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, ओके। और रेगुलराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर भी करते हैं।
इट मीन्स कि ये देखते हैं कि जितना फंड अलॉट हुआ था वो सही जगह पे गया है, लीगली उसका यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं है। ये एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी, वो कंफर्म करते हैं हर एक चीज़ को। एवरी रीअप्रोप्रिएशन हैज़ बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस मेड इन दिस बिहाफ अंडर रूल्स फ्रेम्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी रूल फ्रेम करती है उसके अकॉर्डिंग ही सारे अप्रोप्रिएशन, ये खुद से सारा करते हैं, इंडिपेंडेंटली थोड़ा करते हैं ये। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इनके फंक्शन है। ये कंसीडर भी करते हैं कैग से, डिस्कस भी करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल्स को, ये उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं। तो ये है कि स्क्रूटनी एंड एग्जामिनेशन करते हैं, स्टेट कॉर्पोरेशन हो गया, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एंड ऑल। रेगुलराइजेशन मतलब कि लीगली कहीं पे गया है या नहीं गया है, अदर्स में कैग के साथ वो डिस्कस करते हैं एंड ऑल। सो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएसी, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। सो देखते हैं। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक मोरालिटी इन फाइनेंशियल मैटर्स। क्या पब्लिक मोरालिटी मतलब कि अगर कोई जैसे कि मांगता है कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए मांगता है कि हमें आप बताइए कि कितने पैसे यहाँ पे खर्च किए आपने, तो ये जो एस्टिमेट्स बनाते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होता है, तो उससे पब्लिक मोरालिटी जो होती है वो देखने को मिलती है। तो इन पे पब्लिक मोरालिटी होती है, वो भी हाई स्टैंडर्ड का ये मेंटेन करते हैं। क्वाइट गुड। सेकेंड, इंश्योर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन अ प्रूडेंट मैनर। ये करते हैं इतना अच्छा काम, इसलिए इंश्योर भी करते हैं जो एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट का, जो भी खर्चा हुआ गवर्नमेंट का, इनकर्ड इन अ प्रूडेंट मैनर, एक सही मैनर में खर्च हुआ, सही जगह पे खर्च हुआ, उसका उन्होंने मिसयूज नहीं किया जरा सा भी। थर्ड इज रिपोर्ट्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है वो रिपोर्ट करती है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो भी उन्हें मिलती है, और फीडबैक भी देते हैं। वो फीडबैक किसे देंगे? जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं कि कैसी आपकी पॉलिसी बन रही है। ओके, और सारा ये एस्टिमेट्स वगैरह उसका बनाते हैं, अच्छे से अप्रोप्रिएट करते हैं उसे। नाउ वी विल गो थ्रू इश्यूज ऑफ दिस मैटर। सो इश्यूज की बात करेंगे तो देयर आर मैनी इश्यूज हियर। लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, टेक्निकलिटी के मामले में इनके पास एक्सपीरियंस होल्डर्स नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है जो आज के लेवल के हिसाब से काम कर सकें। सेकेंड इज डिले इन प्रिपरेशन ऑफ कैग रिपोर्ट्स। कैग रिपोर्ट्स की प्रिपरेशन में जो है आजकल बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है, तो किसी चीज़ में डिले हो गया तो वैसे भी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो डिले नहीं होना चाहिए, ये एक इश्यू है बहुत बड़ा। पीएसी फाइंडिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस। इनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं और रिकमेंडेशंस होती हैं, कोई बाइंडिंग नहीं होता है, दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्योंकि अगर बाइंडिंग नहीं होगा, आपने सिर्फ रिकमेंड कर दिया, क्योंकि ये काम तो अच्छा करते हैं बट रिकमेंड होना इज़ नॉट गुड, बाइंड होना चाहिए। ये इसके वे फॉरवर्ड में मैं आपको से बात करूंगा कि जो कमिटी है उसने ये दावा किया है कि जो वे फॉरवर्ड में कि इनकी रिकमेंडेशंस नहीं होनी चाहिए, इनका बाइंडिंग होनी चाहिए, इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं जस्ट एज अ रिकमेंडेशन, एडवाइजरी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, एंड और नॉट नॉट बाइंडिंग, वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। एग्जामिनिंग ऑफिसर्स, अगेन अ बिग इश्यू। Examining officers who are currently holding a charge are not those who had taken the decision. जो भी चार्ज ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं चार्ज, वो नहीं थे जिन्होंने डिसीजन नहीं लिए थे। सो एग्जामिनिंग ऑफिसर्स की बात करेंगे तो वो वाले नहीं हैं जो काम कर रहे थे पहले, डिसीजन ले रहे थे, और कोई डेडिकेटेड टाइम स्लॉट भी नहीं है यहाँ पे। ओके, कैसा टाइम स्लॉट? पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में ऐसा कोई टाइम डेडिकेशन नहीं है, इनके लिए स्लॉट नहीं है कि आप यहाँ पे आके डिस्कस करो एंड ऑल, तो दैट इज़ बैड ऑल्सो। वेरी लिटिल प्रोएक्टिव इंटरेस्ट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो भी बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्ट ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेते, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो नाउ वी विल गो थ्रू वे फॉरवर्ड हियर। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि बेटर रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। रिलेशनशिप एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैग से वो मिल के नहीं चलेंगे, तो दैट इज़ वेरी बैड। वाइडर एम्बिट होनी चाहिए इनकी, उन्हें बस देख के रिकमेंडेशन बनाने तक का दे दिया है, तो उनकी वाइडर एम्बिट, उनकी एम्बिट को बड़ा करना चाहिए कि वो अगर इश्यूज देख रहे हैं तो उसे रिजॉल्व करने के लिए आगे भी जाएं। दैट इज़ अ थिंग। डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट का, जैसे कि मैंने बताया, तो कोई टाइम डेडिकेटेड स्लॉट ही नहीं है। रिकमेंडेशंस जो हैं वो भी बाइंडिंग होनी चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेशन सिर्फ एडवाइजरी होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो बैड।
हेल्प फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। कई बार क्या होता है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे भी अच्छे लोग बाहर बैठे होते हैं बट नहीं ले पाते क्योंकि वो वहाँ पे है ही नहीं ऐसा कोई प्रोविज़न। सो अगर हेल्प फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स मिल जाए तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड क्राइटेरिया देयर। सो ये भी होना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल इन वे फॉरवर्ड एंड नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल हुआ है उस पे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट जो आता है वो ये आता है कि न्यूज़ में क्यों था। तो न्यूज़ में ये था, इसलिए था क्योंकि अभी पास हुआ है बिल इसके रिगार्डिंग, तो ये न्यूज़ में आ गया। ओके, बिल कोई नया नहीं, जो पुराना था RPA 1950 एंड 1951 उस बिल को ही यहाँ पे अमेंड किया गया है। तो ये न्यूज़ में आया है। RPA 1950 और 1951 दोनों अलग अलग बिल हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए हैं दैट वी विल टॉक। तो आधार वेरिफिकेशन ऑफ और अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स, क्या मैंने कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले क्या होता था, कोई भी अप्लाई करने के लिए जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसने लिया, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने वेरीफाई किया, उसका मूड हुआ, मन हुआ कि आपका सब कुछ सही है, उसने वेरीफाई कर दिया, यू आर नाउ इन इलेक्टोरल लिस्ट। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा या फिर कोई अल्टरनेट डॉक्यूमेंट लगाना होगा वहाँ पे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो एक अल्टरनेट डॉक्यूमेंट लगाइए और उसके बाद आपका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम आ जाएगा, या फिर इलेक्टोरल रोल कहते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया इज मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट्स। पहले क्या होता था कि एनरोलमेंट को क्वालिफाई करने के लिए जस्ट एक डेट थी, जनवरी 1। बट अभी मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट्स आ गई हैं। जनवरी 1 हो गई, अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1। 4 डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दे दी गई हैं क्वालिफाई करने के लिए। लेट्स से कि आप 1 जनवरी को 18 साल के नहीं थे, तो हो सकता है 1 अप्रैल को हो जाए, 1 जुलाई को हो जाए, 1 अक्टूबर को हो जाए। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग भी आ सकेंगे वोटिंग करने के लिए। सो दैट इज़ द पर्पज़ हियर। सो नेक्स्ट इज़ वाइफ टू स्पाउस। यहाँ पे चेंज किया गया। पहले क्या था कि अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर वर्क कर रहा है तो उसकी वाइफ को वोट डालने को मिलता था, इलेक्टोरल रोल में नाम आ जाता था, क्योंकि क्योंकि वो लोग क्या दूसरी जगह काम करते हैं, अपने स्टेट में तो होते नहीं है वो। तो वो वहाँ पे वाइफ जो होती थी वो दे पाती थी। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर कि वाइफ दे पाती थी बट से कोई लड़की ही काम करे या फिर वुमेन है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो नहीं दे सकता था, उसका वो वोट नहीं कर सकता था वहाँ पे। तो अब वाइफ की जगह पे स्पाउस वर्ड का यूज़ किया गया है। तो ये जेंडर न्यूट्रलिटी को शो करता है कि दोनों ही दे सकते हैं, चाहे वाइफ कर रही हो काम, चाहे हस्बैंड कर रहा हो, उसके जो पार्टनर है, स्पाउस है, उसको वोट देने को मिलेगा वहाँ पे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ द बिल। सो सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे बोगस वोटिंग जो होती थी, पहले क्या होता था कि आप बहुत ज़्यादा लोग, जो पहले मल्टीपल एनरोलमेंट्स हो जाते थे, उस वोटिंग को, बोगस वोटिंग जो होती थी उसको स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। क्योंकि आधार में एक फिक्स नंबर होता है, सेम सिर्फ एक ही नंबर होता है, यूनिक नंबर। तो आपको उसका यूज़ करना है, तो सब एक बार एक जगह पे एक ही लोग कर पाएगा वोट। ओके, सो वो मल्टीपल एनरोलमेंट्स वाला फंडा चला गया। इस बिल के तहत एक अच्छी चीज़ की गई है कि 2 डेटाबेसेस को लिंक कर दिया गया है, वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो माइग्रेंट वर्कर्स को हम ट्रैक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्हें वोट दिला सकते हैं। तो इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा कर दिया। मल्टीपल डेट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे कई 4 मल्टीपल डेट्स डिफरेंट डिफरेंट कर दी गई हैं आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। जनरल न्यूट्रलिटी वही वाइफ एंड स्पाउस का फंडा। बट देर आर सो मैनी कंसर्न्स हियर ऑल्सो। सो कंसर्न्स क्या है? डिस्क्रिशन विद इलेक्टोरल ऑफिसर। इलेक्टोरल ऑफिसर पे ही छोड़ दिया है कि आपको जो करना है करिए। आपको इलेक्टोरल रोल में नेम डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो नॉमिनीज पे हो गया है। जो भी इलेक्टोरल रोल में अपना नाम लिखाने जा रहा है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले गवर्नमेंट घर घर जाके करती थी, लेकिन अभी आपको जाके खुद से करना होगा। सो दैट इज़ अ कंसर्न, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे घर पे आके आपका इलेक्टोरल रोल में नाम डालने के लिए नाम लेते हैं, तब भी हम लोग नहीं डलवाते। अभी तो हमको खुद जाना है तो हम और ही ज़्यादा कम वोट्स होंगे। सो दैट इज़ अ कंसर्न। पॉलिटिकल प्रोफिलिंग होगी यहाँ पे। व्हाट इज़ दिस पॉलिटिकल प्रोफिलिंग?
अगर हम लिंक कर रहे हैं आधार कार्ड को तो उसकी वजह से हम ट्रैक कर लेंगे जो भी एक्सेस कर रहे होंगे इंडिविजुअल्स सब्सिडी एंड बेनिफिट्स को। तो पार्टीज़ क्या होंगी उनको देख के टारगेट करेंगी, दैट इज़ अ कंसर्न हियर। तो ये इसे कहते हैं पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग की, एक टारगेट करेंगे वो कि ये देख के कि इसे सब्सिडी मिली है तो हम इसके पीछे जाएंगे और उसे वोट करने के लिए कहेंगे कि आप तो ले रहे हो, एंड सो ऑन। पास्ट इन हेस्ट, बहुत जल्दबाजी में पास किया गया है ये, ऐसा बताना चाह रहा है ये पॉइंट। सो जल्दबाजी का मतलब क्या है, हुआ क्या है यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ एंड ऑल, और डायरेक्टली इसे पास ही कर दिया गया, तो दैट इज़ पास्ट इन हेस्ट। बहुत सारे इश्यूज हैं आधार कार्ड के साथ। पहले क्या बताया गया था, आधार कार्ड एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं है, ओके। वो आपके सिटीजनशिप होने का नहीं बताता कुछ भी। बट अभी आप आधार कार्ड लिंक करने को बोल रहे हो तो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि UADAI जो भी है आधार कार्ड के पीछे, वो जो बॉडी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, और जो EC है, इलेक्शन कमीशन है, वो गवर्नमेंट के नहीं कंट्रोल में आता, वो तो एक वॉच डॉग है, ओके। वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। तो आप दोनों को लिंक कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। एक कंसर्न की बात है ये। और NRIs जो होते हैं, NRIs के पास भी, जो भी इंडिया में रह रहा है वो आधार कार्ड बनवा सकता है, तो दैट इज़ अ कंसर्न। सो दिस इज इट फॉर दिस आर्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वी विल मेक अ वीडियो। थैंक यू।